अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को बिना एक भी हथियार उठाए, लिटरली बिना एक भी गोली चलाए, घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है, तो क्या आप मानेंगे? ऑनेस्टली सुनने में बिल्कुल किसी साइफाई या फिक्शन मूवी का प्लॉट लगता है। बिना मिलिट्री के इतनी बड़ी ताकत को हराना। पर रियलिटी यही है। एंड वेलकम टू फन फैक्ट। आज का ये डीप डाइव सच में आपका दिमाग घुमा देगा, क्योंकि हम एक ऐसी हिस्टोरिकल रियलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है। सही कहा। सोचो, एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया सिर्फ एक ही भाषा समझती थी, वॉर्स, मिलिट्री माइट और वायलेंस। उस दौर में एक इंसान ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी निकाली जिसने रेजिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट ही पलट कर रख दिया। एग्जैक्टली उन्होंने वायलेंस का जवाब वायलेंस से देने से कंप्लीटली इनकार कर दिया। उनका तरीका इतना अलग था, उन्होंने एक ऐसी फोर्स का इस्तेमाल किया जो किसी भी गन या वेपन से कई गुना ज्यादा ताकतवर साबित हुई। और आखिर उन्होंने ये किया कैसे, यही समझना सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। और इस बात को उन्होंने खुद बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया था। उन्होंने इस ताकत को नाम दिया लव फोर्स या सोल फोर्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें आज पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। ये जो सोल फोर्स का कॉन्सेप्ट है ना, यही उन्हें हिस्ट्री के बाकी सभी ट्रेडिशनल फ्रीडम फाइटर्स से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। जहां बाकी लोग फिजिकल स्ट्रेंथ और हथियारों पर डिपेंड थे, वहां गांधी जी का अल्टीमेट वेपन उनका दिमाग, उनकी विल पावर और उनकी आत्मा की ताकत थी। तो चलिए इस बिना हथियार की क्रांति को समझने के लिए थोड़ा शुरुआत से देखते हैं, उनके शुरुआती जीवन की तरफ। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी अर्ली लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद मानते हैं कि वो काफी शाय, एक एवरेज स्टूडेंट थे, जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग से लिटरली डर लगता था। और पता है, लंदन से लॉ पढ़ने के बाद जब उन्होंने बॉम्बे में अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू की, तो वो अपने इनिशियल केसेस में इतने नर्वस थे कि क्रॉस क्वेश्चनिंग के वक्त उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी। मतलब कोई भी इंसान पैदाइशी महात्मा नहीं होता, राइट? वक्त और उनके एक्सपीरियंसेस उन्हें वो आकार देते हैं। और यही एक्सपीरियंसेस उन्हें ले गए उनकी लाइफ के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ, दक्षिण अफ्रीका का वो सफर जिसने एक आम इंसान को महात्मा बना दिया। हुआ ये था कि 1893 में एक लीगल केस के सिलसिले में उन्हें साउथ अफ्रीका भेजा गया, और वहां प्रिटोरिया में वो फेमस ट्रेन इंसिडेंट हुआ। एक वैलिड फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद सिर्फ उनके स्किन कलर की वजह से उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये रेसिज्म और इनजस्टिस की इतनी ब्रूटल रियलिटी थी जिसने उनको अंदर तक हिला दिया। इसी इंसिडेंट ने उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और इक्वल राइट्स के लिए लड़ने की आग जलाई। और बस एक वो रात थी, और उसके बाद शुरू हुआ उनका अगले 20 साल तक चलने वाला सिविल राइट्स का लंबा स्ट्रगल। और इसी स्ट्रगल के दौरान उन्होंने अपना सबसे पावरफुल हथियार इन्वेंट किया, जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं। ये 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। सत्या मतलब ट्रूथ और आग्रह मतलब फर्मनेस या इंसिस्टेंस, सच के लिए डटे रहना। So the crucial takeaway here is कि ये कोई नॉर्मल पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था जैसा उस वक्त वेस्ट में प्रेवलेंट था। साउथ अफ्रीका के टोल्स्टॉय फार्म कम्यून में जो उन्होंने प्रैक्टिस किया, वो एक हाईली एक्टिव ट्रूथ फोर्स थी। उनका फर्म बिलीफ था कि अगर आप सच के साथ हैं तो आपको किसी फिजिकल आक्रमण की जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं उस दौर की जब इस ताकत का सामना ब्रिटिश एम्पायर से हुआ। कैसी थी जनता की एकजुटता इन स्वतंत्रता संग्राम में, आइए देखते हैं। 1915 में इंडिया वापस आने के बाद इन नए तरीकों का रियल टेस्ट शुरू हुआ। बैक टू बैक मैसिव मूवमेंट्स, 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 का सॉल्ट मार्च और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। इन सभी मूवमेंट्स में सबसे हैरान करने वाली बात इनका स्केल था। बिना किसी डर या फोर्स के उन्होंने एफर्टलेसली हर किसी को, हिंदूज, मुस्लिम्स, किसान, औरतें, प्रोफेशनल्स, सबको कॉलोनियल रूल के खिलाफ एकजुट कर दिया। हिस्ट्री में इतने मैसिव लेवल पर पब्लिक मोबिलाइजेशन शायद ही पहले कभी देखा गया था। लेकिन एक चीज जिसमें वो टोटली अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे, वो था नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1922 का चौरी चौरा इंसिडेंट है। बिल्कुल, जरा सोचिए, देश भर में एक मूवमेंट इतने पीक पर था, हाईली सक्सेसफुल था, और उन्होंने उसे अचानक रोक दिया। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी भीड़ ने वायलेंट होकर पुलिस वालों पर अटैक कर दिया था। उनका विजन क्लियर था, अगर वायलेंस इन्वॉल्व हो गया तो मतलब मूवमेंट अपने रास्ते से भटक गया है।
और इस पूरे स्ट्रगल में एक वाकई माइंड ब्लोइंग सिंबल था 1930 का डंडी सत्याग्रह। ये आंकड़ा एक बार सोचिए, 387 किलोमीटर्स। उन्होंने प्रैक्टिकली 8 हफ्ते तक लगातार मार्च किया, जबकि उन्होंने सिर्फ अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ शुरुआत की थी। और आखिर क्यों, किस लिए थी ये इतनी लंबी यात्रा? सिर्फ समुद्र के पानी को उबालकर एक मुट्ठी नमक बनाने के लिए? सुनने में छोटी बात लगती है, पर ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली को चैलेंज करने का ये इतना पावरफुल और सिंबॉलिक इलीगल एक्ट था कि इसने लिटरली पूरी दुनिया की मीडिया और आम जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब आपको लग सकता है कि उनकी स्ट्रैटेजी शायद सिर्फ इमोशनल अपील पर बेस्ड थी, बट एक्चुअली ये हाईली स्ट्रक्चर्ड थी। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट की गाइडलाइंस पर ध्यान दीजिए। ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना, गवर्नमेंट कोर्ट्स में न जाना, ब्रिटिश बैंक से अपने पैसे विड्रॉ कर लेना। Exactly. It wasn't just protesting on the streets. ये दिखाता है कि उनका नॉन कॉपरेशन बेसिकली एक हेविली कैलकुलेटेड इकोनॉमिक बॉयकॉट था। सिस्टम को अंदर से पूरी तरह पैरालाइज कर देना, और वो भी बिना एक भी हथियार उठाए। ये वाकई एक जीनियस स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। चलिए अब थोड़ा इस कोर फिलॉसफी की गहराई में चलते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ अहिंसा यानी आत्मबल का सिद्धांत किस बारे में था? ये जितनी भी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हमने देखी, ये एक बहुत डीप आइडियोलॉजी से निकली थी। ट्रेडिशनली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पावर हमेशा मिलिट्री माइट, वेपन्स और फियर पर निर्भर करता था। एक कंप्लीटली ऑपोजिट फ्रेम में गांधी जी और फेमस रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय की पावर उनकी अहिंसा और मॉरल सुपीरियोरिटी थी। इन दोनों लेजेंड्स के बीच के लेटर्स इस बात का प्रूफ है कि वो दोनों एक रेडिकल आइडिया स्ट्रांगली शेयर करते थे कि किसी भी ईवल को या बुराई को फोर्स से हरा ही नहीं सकते। उसका एकमात्र तोड़ है ट्रूथ और प्योर लव। ये जो सोल फोर्स का कॉन्सेप्ट है ना, यही उनकी हर एक मूवमेंट की आत्मा थी। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि इस आइडियोलॉजी का सीधा असर उनकी पर्सनल लाइफ पर दिखता था। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। उन्होंने एस्थेटिक सेल्फ मॉडरेशन को पूरी तरह अपनाया। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म, हाथ से बुनी हुई सिंपल खादी पहनना और ब्रह्मचर्या यानी एब्सोल्यूट प्योरिटी और सेलिबेसी के वाउज लेना। उनका मानना था कि आप बाहरी दुनिया में अहिंसा तब तक नहीं ला सकते जब तक अंदर से आपका सेल्फ प्योरिफिकेशन ना हो। उन्होंने इंटेंशनली अपने आप को फिजिकल कंफर्ट से दूर किया और इंडिया के सबसे गरीब इंसान की तरह जीना शुरू किया। यही वजह थी कि उनका कनेक्शन लोगों के साथ इतना प्योर और इतना ऑथेंटिक बन पाया। आखिर में आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जो डीपली इमोशनल है, उनका सैक्रिफाइस और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी लेगेसी। कड़ी तपस्या और लंबा संघर्ष जब रंग लाया तो 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। पर आज़ादी अकेले नहीं आई, अपने साथ पार्टीशन का एक बेहद डार्क चैप्टर लेकर आई। और इस टेंस माहौल में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी असैसिनेशन हुई। जो बात सबसे ज्यादा हर्ट करती है वो ये कि ये तब हुआ जब वो कंटिन्यूअसली फास्ट कर रहे थे। उनका आखिरी मकसद सिर्फ ये था कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच वायलेंस रुक जाए और कम्युनल हार्मनी बनी रहे। ये वाकई एक इमेंस ट्रेजेडी थी। उस शख्स की जान चली गई जो सारी उम्र सिर्फ पीस और अहिंसा की आवाज बना रहा। हालांकि उनकी फिजिकल प्रेजेंस चली गई, पर उनके प्रिंसिपल्स हमेशा के लिए अमर हो गए। सिविल राइट्स लीडर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक कोट है, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह वॉज प्रोफाउंडली सिग्निफिकेंट टू मी। आई केम टू सी इट्स पोटेंसी इन द एरिया ऑफ सोशल रिफॉर्म। उनकी लेगेसी किसी एक देश की बाउंड्रीज में कैद नहीं रही। उनके इस नॉन वायलेंट अप्रोच ने साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और अमेरिका में सिविल राइट्स लीडर्स को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। ये ग्लोबल इम्पैक्ट इस बात का सबूत है कि आत्मबल किसी भी हथियार से बड़ा होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के कंक्लूजन पर एक ऐसा सवाल सामने आता है जो हमें और आपको काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस उस जमाने में हिस्ट्री की सबसे बड़ी एम्पायर को हरा सकती थी, तो आज के इस मॉडर्न सोसाइटी और इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में ये क्या रोल प्ले कर सकती है? ये वाकई एक प्रोवोकिंग थॉट है। आज के इस फन फैक्ट डीप डाइव में हम यही एक सवाल छोड़ते हुए विदा लेते हैं। जरा इस पर डीपली विचार कीजिएगा। कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग और सीखने का ये सफर हमेशा जारी रखिए।